एक ऐसा इंसान जिसने गरीबी देखी, धोखा देखा, अपनों को खोया, फिर पूरे सिस्टम को चुनौती देने की हिम्मत दिखाई। यह कहानी पूरी सुपर हीरो की नहीं बल्कि एक साधारण इंसान की है जो हालात से लड़ते लड़ते असाधारण बन गया। दोस्तों नमस्कार, आज हम एक और नई कहानी का मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो वीडियो के आखिर तक ज़रूर जुड़ें। कहानी की शुरुआत कारा नाम के एक शातिर चोर से होती है जो ताला तोड़ने, तिजोरी खोलने में माहिर है। एक रात वह अपने दोस्त मुर्गेश के साथ बड़े नेता के घर चोरी करने घुसता है। कारा तिजोरी खोल ही रहा था कि मुर्गेश की गलती से घर वाले जाग जाते हैं और कारा अपने दोस्त को वहाँ से भगा देता है, लेकिन खुद पकड़ा जाता है। पुलिस स्टेशन में डीएसपी बर्तन इस केस को अपने हाथ में लेता है। बर्तन एक भ्रष्ट अफसर होता है और वह अपनी साख और रुतबा बढ़ाने के लिए कारा को झूठे केस बनाकर चोरी की रकम को बढ़ा चढ़ाकर लिख देता है। पुलिस की इस बेरहमी मार और अपनी पत्नी सैली के आंसू देखकर कारा का दिल टूट जाता है, क्योंकि सैली उसे पुलिस थाने मिलने आती है और उसे पता लगता है कि उसका पति जो कि एक चोर है और इससे उसे काफ़ी धक्का लगता है। सैली को उससे दोबारा चोरी न करने का वादा लेती है और इसी रात कारा पुलिस की कस्टडी से बाहर निकलता है और भगवान को वादा करता है कि वह अब कभी गलत रास्ता नहीं चुनेगा। कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें कारा और सैली एक नए शहर में जाकर ईमानदारी से एक छोटे से होटल में काम करते हैं और अपनी गरीबी में दिन गुजार रहे होते हैं। उनका घर टूट चुका होता है और बारिश में छत टपकती रहती है। हर दिन एक संघर्ष भरा होता है। कारा का सपना था कि वह सैली के लिए खुद का एक बड़ा होटल खोले और इसके लिए वह विचार बनाते हैं। जब वो इस अपने होटल वाले सपने को पूरा करने के लिए लोन के लिए बैंक जाते हैं तो बैंक वाले गारंटी के रूप में ज़मीन के कागजात मांगते हैं। कारा को न चाहते हुए भी 7 साल बाद अपनी पुश्तैनी गांव लौटना पड़ता है, क्योंकि कारा जब वहां से भागा था उस टाइम अपने पिताजी के कुछ पैसे लेके भी भागा था और इस कारण से वो काफ़ी लंबे टाइम से अपने गांव वापस नहीं जा पा रहा था, क्योंकि उसे डर था कि उसके पिताजी कहीं और जब वह वापस जाए तो उसे बुरा बुला न कहीं। पर वह अपने माता पिता को छोड़ के वहाँ से भाग के आ जाता है। गांव पहुंचकर कारा को अपने मामा काशी से मिलने जाता है और उसे देखते ही उसे गुस्से में उसके माता पिता को छोड़ के जाने की फटकार लगाता है। बूढ़े पिता उसके सामने आते हैं तो वो नाराज़ होने के बजाय उसे गले लगा लेते हैं। कारा देखता है कि उसके पिता और गांव के तमाम किसान कर्ज के गहरे दलदल में डूबे हुए हैं। ट्रैक्टर का लोन और बैंक के भारी ब्याज किसानों की कमर तोड़ रही होती है। जब कारा अपने पिता से होटल के लोन के लिए ज़मीन बेचने की बात करता है तो उसके पिता का दिल टूट जाता है और वह मिट्टी हाथ में लेकर कहते हैं, यह सिर्फ ज़मीन नहीं है बेटा, इसमें हमारे पुरखों की राख है और मैं इसे नहीं बेचूंगा। निराश होकर कारा वहाँ से चला जाता है, लेकिन कुछ से ही समय बाद उसे खबर मिलती है कि उसके पिता की अचानक मौत हो गई। मौत उसके सदमे के कारण होती है कि एक तरफ कर्ज और ज़मीन पे जो ब्याज और बैंक के दबाव के कारण ये सब हो जाता है। कारा अपने पिता का अंतिम संस्कार अपनी पुश्तैनी ज़मीन पे करना चाहता था, लेकिन बैंक का लालची मैनेजर मत्थू वहाँ पुलिस के साथ पहुँच जाता है और वह कहता है कि कर्ज न चुकाने के कारण आपकी ज़मीन अब बैंक की संपत्ति है और यहाँ किसी को दफनाने की इजाज़त नहीं है। दरअसल मत्तू एक बेहद शातिर खिलाड़ी था। वह अनपढ़ किसानों को धोखे से अपने जाल में फंसाता था, लोन पेपर्स पे हिडन चार्ज लगाता और उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लेता। कारा को समझ में आता है कि जो सिस्टम गरीबों को लूट रहा है उसी भाषा में उसका जवाब देना होगा। वह अपने मामा काशी और उसका साथी मुर्गेश को साथ मिलाकर एक दिन दहाड़े मत्थू के बैंक को लूटने का मास्टर प्लान बनाता है।
एक असफल कोशिश के बाद उसके बाद वह गहराई से योजना बनाता है। वह समझ जाता है कि बैंक की बड़ी ताकत सुरक्षा नहीं बल्कि लोगों का डर है। कारा और काशी दिन के उजाले में बंदूक की नोक पर बैंक को लूटने में कामयाब हो जाते हैं और बैंक की तिजोरी से सिर्फ 3 लाख ही निकालते हैं, जितना लोन बाकी रहता है। इस मामले की जांच करने के लिए डीएसपी बर्तन बैंक ब्रांच में पहुंचते हैं उस गांव की ओर, लेकिन यहाँ बैंक मैनेजर मत्थू अपनी चाल चल देता है और वह चोरी के रकम में से 2 लाख खुद गायब कर देता है और पुलिस को 3 लाख की जगह 5 लाख की चोरी की झूठी रकम बताता है। मत्थू को समझ में आता है कि ये काम कारा का है और वह कारा के घर पहुंचकर उसे धमकी देने के बजाय ये ऑफर देता है कि हम दोनों साथ मिल लेते हैं और बाकी बैंकों को लूटते हैं। जब कारा मना कर देता है तो मत्थू खेल पलट देता है। वह पुलिस को गुमराह करने के लिए अपने आदमियों को दूसरी ब्रांच में चोरी करवाता है ताकि सारा इल्ज़ाम कारा पर आ जाए। इस बीच कारा और सैली के बीच भारी बहस होती है। कारा को पता चलता है कि सैली प्रेग्नेंट है। कारा इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए एक बड़ा कदम उठाता है। जब मत्थू के आदमी दूसरी बैंक में कैश लेकर भाग रहे होते हैं तो डीएसपी बर्तन वहां पहुंच जाता है और मुठभेड़ में एक चोर को मार गिराता है। दूसरा चोर सच उगल देता है और असली मास्टरमाइंड बैंक मैनेजर मत्थू ही है, ऐसा बोल देता है। ये सुनकर मत्थू वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में एक ट्रैक्टर की टक्कर से वह बुरी तरह से घायल हो जाता है। अस्पताल में बर्तन उससे मिलने पहुंचता है। बर्तन को डर था कि अगर मत्थू ने मुंह खोला तो पुलिस और बैंक के कई राज सामने आएंगे, इसलिए वह चुपचाप मत्थू का ऑक्सीजन मास्क हटाकर उसे हमेशा के लिए खामोश कर देता है। बर्तन को लगता है कि खेल खत्म हो गया और लेकिन तभी उसे खबर मिलती है कि पूरे गांव के लोग बैंक की मुख्य शाखा के बाहर जमा हो गए। दरअसल कारा ने जितनी भी बैंकों से पैसे लूटे थे वह सारा पैसा उसने अपने पास रखने के बजाय पूरे गांव के किसानों में बांट दिया। हर किसान अपना कर्ज चुकाकर अपनी ज़मीन के कागज़ वापस ले रहा था और बर्तन का कारा को गिरफ्तार करने और उसके पिता की कब्र के पास पहुंच जाता है। कारा बिना डरे बर्तन के सिर पर बंदूक रख देता है और पूछता है कि तुम्हारे हर महीने की सैलरी मिलती है साहब, इसलिए तुम्हें ईएमआई का दर्द नहीं पता। एक किसान की ज़िंदगी फसल और एक मिट्टी पर टिकी होती है। फसल बर्बाद तो ज़िंदगी बर्बाद। कारा बंदूक नीचे कर देता है और बर्तन उसे हथकड़ी लगा देता है, लेकिन तभी बर्तन को एहसास होता है कि अगर वह कारा को जेल भेजेगा तो दुनिया की नज़र में कारा एक रॉबिन हुड बन जाएगा और पुलिस विलन। अपनी इमेज बचाने के लिए बर्तन पूरा केस ही पलट देता है और वह मीडिया में बयान देता है कि बैंक स्कैम का असली मास्टरमाइंड मरा हुआ मैनेजर मत्थू था और कारा बेकसूर। बर्तन चुपचाप कारा की हथकड़ी खोल देता है और कारा सम्मान के साथ अपने परिवार के पास लौट जाता है। दोस्तों, कहानी की जो पूरी जो कहानी था उसका मैसेज यही था कि किस तरह से गरीब किसान लोन के लूटा जाता है और उनकी किस्तों पे कितना दबाव रहता है और इसी ब्याज के जब फसल बर्बाद हो जाती है तो उनके ऊपर कर्जा बढ़ता जाता है। इस तरह के एक साधारण मूवी से एक बढ़िया मैसेज दिया गया है कि किसानों की लाइफ कितनी टफ होती है और गवर्नमेंट को उनके लिए क्या करना चाहिए, ये एक सच्चाई को दिखाने की कोशिश की गई है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।